नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। वक्त वक्त की बात है, पता नहीं किसने सबसे पहले कहा होगा। सरस को लग रहा है जिसने भी कहा होगा उसके तारतम्य में कहा होगा। सरस के लिए वक्त ऐसी गुत्थी बन गया है जिसे सुलझा लेने का कौशल उसके पास नहीं है। एक वक्त था जब रूप रंग के दर्प में खुद को सबसे अच्छा मानती थी। एक वक्त है जब इस तरह पिटी हुई लग रही है जैसे वक्त ने 4 पनही रसीद कर दी है। एक वक्त था जब साइंस के स्नातक प्रथम वर्ष की मगरूर छात्रा थी। एक वक्त है जब दिल्ली के विख्यात हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर के आवंटित रूप में प्यादा बनी बैठी है। लग रहा है वक्त ने पूरी तरह ठग लिया है। वे तारीखें आती हैं जिनके लिए हम चाहते हैं ना आए। उसका व्यवसायी पति जय व्यवसाय में वह गृहस्थी में मुब्तला थी कि वक्त एकाएक विभत्स हो गया। वक्त ने विभत्स होने के लिए मध्य रात्रि को चुना। तेज खांसी और सांस में अवरोध से जय पस्त हुआ जाता था। खांसी थम नहीं रही थी, बेचैनी घबराहट घुटन से भली प्रकार सांस नहीं आ रही थी। दोनों विवाहित बेटियां अपना संसार रोशन कर रही हैं। बेटा बाहर पड़ रहा है। ड्राइवर को कॉल कर सरस जय को किसी तरह अस्पताल ले गई। छोटे नगर रतनपुर में न पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं, न दक्ष चिकित्सक। डॉक्टरों ने आरंभिक उपचार करते हुए 2 टूक कहा, शीघ्र दिल्ली ले जाना होगा। घातक वक्त जय दिल्ली के हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती कर लिया गया। अस्पताल के कपड़ों में जय का मरीज वाला हुलिया देख सरस को लगा चेतना खो देगी, पर चेतना कठोर होती है। भीतर न जाने कौन सी मजबूती होती है जो चेतना को खोने से बचा लेती है। सरस की नसों में कंपन है। जय उसे चला चली के मुहाने पे नजर आ रहा है। दूसरे दिन से जांच शुरू हो गई। जांच के लिए जय व्हील चेयर पे सब जगह जाने लगा। भय से या पीड़ा से सुस्त होकर लौटता। सरस को लग रहा है अस्पताल आकर मरीज और उसके परिजन कुछ भी सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं रह जाते। रिपोर्ट ने सरस की स्फुलिंग खत्म कर दी। जय की हृदय का एक बाल बदला जाएगा, एक रिपेयर होगा। उनके नरम व्यवहार से मरीज की आधी बीमारी दूर हो जाती है। डॉक्टरों के उन्होंने ध्वस्त सी बैठी सरस से कहा, ना घबराएं, यहाँ कई ऑपरेशन रोज होते हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं। कल सुबह 10 बजे सर्जरी होगी। शाम को मेरी वाइफ राउंड पे आएंगी, कुछ निर्देश देंगी। शाम को अपना विलक्षण रुतबा लिए सधी चाल से शगुन राउंड पर आई। यही वक्त था जब वक्त पीछे लौटकर सज्जनपुर के कन्या महाविद्यालय में पहुंच गया। सरस चकमा खा गई। शगुन इतनी बड़ी सर्जन, इसे तो वह कंकाल कहती थी। देह और चेहरा परिष्कृत भराव लेकर ऐसा लगता था यह वही रूखी सूखी शगुन है। सरस का बदन सूख गया। जय गलत जगह आ गया है। जय उसका पति है। जान का शगुन उपचार को भरपूर बदला निकालने का अवसर बना सकती है। शगुन इस तेजी से जय के बेड के समीप गई। मरीज के अलावा परिदृश्य से प्रयोजन नहीं रखती। जय की हथेली थपक कर बोली, आप ठीक हो जाएंगे। वापस लौटते हुए उसकी नज़र सरस की उड़ी रंगत पर पड़ी। जरा सा ठिठकी, यह तो कॉलेज की परम सुंदरी है जो खुद को प्रधान समझती थी। देह में चर्बी बढ़ गई, अनोखी अदा ढल गई। चेहरे में कातरता है पर बदलाव इतना नहीं कि पहचानी ना जाए। सरस तुम? शगुन, ये मेरे पति। ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, हम डॉक्टर्स इसी लिए यहाँ हैं। अभी राउंड पर हूँ। शगुन तेजी से चली गई। सरस इस तरह शिलत हो गई मानो समझ खो दी है। शगुन के विराट रूप के सामने वह आदना लग रही है। उसने जय को देखा। चेहरे में अंतिम मियाद वाली पीड़ा और भय है। जीवन भर के मोह प्रलोभन सपने सब सिमट गए। ओटी से विलाप करती हुई सरस लॉबी में आकर बैठ गई। यहाँ ऑपरेशन वाले मरीज से संबंधित सूचनाएं अनाउंस की जाती हैं। कुर्सियों में मरीजों के परिजन बैठे हैं। लॉबी में भव्यता, शांति, ठंडक है। शांति अशांत बना रही है पर यहाँ की उसको ठंडक नसों को ठंडा किए दे रही है। ईश्वर से जय के लिए कल्याण मांगती देर तक बैठी रही।
बाईपास, पेसमेकर, वॉल्व सर्जरी, एंजियोप्लास्टी जैसी शल्य क्रिया की रील्स टीवी पर चल रही है। लाल रुधिर और लब लब धड़कते हृदय को देख उसकी धड़कनें हलक में आ गईं। लगा अस्पताल चक्रव्यूह या माया लोक है, जहाँ से कभी नहीं निकल सकेगी। उसने आखिरी सहारे के रूप में भगवान को याद किया। जय की सर्जरी के पेपर में उसने दस्तखत कर दिए। यदि शगुन के प्रतिशोध के कारण जय ओटी से जीवित न लौटा तो समाज या कानून को कोई खबर नहीं होगी कि वह शगुन के द्वारा की गई भर्रेशाही के कारण जीवित नहीं लौटा। छोटा सा शब्द सॉरी शगुन को दोष मुक्त सिद्ध कर देगा। सरस को अपनी सुंदरता और शगुन की निपुणता याद आई। अपनी मक्कारियाँ, उसका मनोबल याद आया। अपने गुनाह, उसकी सूझबूझ याद आई। पेचीदा विकट को याद करते हुए उसकी दशा ऐसी हो रही है जैसे लंबी यात्रा की थकी यात्री है। वक्त पीछे लौटते हुए सज्जनपुर के कन्या महाविद्यालय में जा पहुंचा। सरस और शगुन विज्ञान स्नातक प्रथम वर्ष की छात्राएं। सरस अपने रूप रंग के कारण चर्चा में थी। तीसरी पंक्ति के बेंच पे गुमशुदा सी बैठी रहने वाली शगुन गुमशुदा ही रहती यदि रसायन शास्त्र को प्राध्यापिका गौरी मैडम न पूछती। 11वीं में कितनी छात्राएं फर्स्ट डिवीज़न हैं? उन दिनों 12वीं नहीं थी। 11वीं की बोर्ड परीक्षा होती थी। 4 छात्राएं खड़ी हुई, जिनमें सबसे अधिक 76% शगुन का था। अब 100% का दौर है। तब 4-6 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते थे। इन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने लायक माना जाता था। गुड सेकंड भी एक डिवीज़न होता था जो 55 से 59% के बीच का था। गौरी मैडम ने शगुन को शान से देखा। बढ़िया शगुन, विद्यार्थी अच्छे हो तो पढ़ाने में मज़ा आता है। शगुन के मुख पर अर्हता का तेज था। छात्राएं पीछे मुड़कर उसे देखने लगीं। सरस की भंगिमा बिगड़ी हुई थी। बगल वाली सहपाठन की कनपटी में फुसफुसाई, शरीर में जान नहीं है, दिमाग को खुराक कहाँ से मिलती है कि 76% बता रही है। मुझे सब फर्जी लग रहा है। शगुन ने सभी शिक्षकों को प्रभावित कर लिया। गौरी मैडम कदरदान बन गईं। प्रश्न पूछती सबसे पहले शगुन का हाथ उठता। मैडम बोली, शगुन तुम तो बात ही दोगी। 46% लेकर 2 साल में 11वीं उत्तीर्ण हुई। सरस गर्दन झुकाकर खड़ी हो गई। मैडम ने तिक्तता से कहा, सरस फैशन पर नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। शगुन से प्रेरणा लो। यही वक्त था जब सरस के सक्रिय और सुस्त दिमाग में शगुन इतनी प्रभावी हो गई कि उसे लगने लगा इसके सम्मुख उसका रूप रंग बेअसर होता जा रहा है। मैडम के जाते ही ऊंची आवाज़ में बोली, गौरी मैडम कंकाल की मातृ देवी, गॉड मदर बनी जा रही हैं। बेहुदा तर्ज इतना आकस्मिक था कि छात्राओं की हंसी निकल पड़ी। किसी ने पूछा, कंकाल? जूलॉजी लैब के शो केस में जो ह्यूमन स्केलेटन रखा है उसमें चमड़ी चढ़ा दो तो 76% बन जाएगा। शगुन इस तरह असंप्रत दिखी, मानो कटाक्ष को गौर करने लायक नहीं समझ रही है। अधिक संख्यक छात्राएं सरस के पैसे से कैंटीन में मुफ्त का खाने उड़ाने के लिए सरस की जी हुजूरी में रहती। कुछ कहती हैं तो सरस का समूह सामुदायिक द्वंद्व पर उतर पड़ेगा। शगुन सरस की अशोभनीय गतिविधियों पर ध्यान न दे। किताबों में इतनी दत्त रहती कि अन्य गतिविधियों में प्रतिभागिता नहीं करती। कॉलेज में एनुअल एक्टिविटीज़ हो रही थी। सरस ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए घर में ट्यूशन पढ़ाने वाले गुरु से स्पीच लिखाकर रट ली। गर्मजोशी से प्रस्तुति दी। सभी प्रतिभागियों के विचार सुन लेने के उपरांत संचालक ने कहा, विषय के पक्ष और विपक्ष में बहुत कुछ कहा गया है, पर सम्यक दिशा में बात नहीं हुई। कोई छात्रा उठाए गए बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहे तो मंच पे आ सकती है। शगुन का इरादा न था, पर विपक्ष के कुछ बिंदु उसे अतिरंजित लगे। वह सहसा मंच पर आ गई। सरस ने परिहास किया, कंकाल हूट होने के लिए माइक के सामने खड़ी है, जोश में बोलने के लिए शरीर में चर्बी होनी चाहिए। अचंभा। झिझकी से दिखने वाली शगुन, उसने विपक्ष में बोलने वालों के जो बिंदु काटे उनमें सबसे अधिक बिंदु सरस के थे। शगुन को प्रथम स्थान मिलना सरस के लेखे में पतन वाली बात थी।
सरस सोच रही थी शगुन हंगामा करेगी, पर वह शिष्टाचारी भाव में अपनी बेंच पे बैठ गई। सरस ने सुनाया, भगवान ने मुझे कंकाल बनाया होता तो मैं आत्महत्या कर लेती। बगल की छात्रा ने कहा, कंकाल मातृ देवी से शिकायत कर देगी तो सरस तुम्हें केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में 0 मिलेगा। प्रहसन चलता रहता, लेकिन वनस्पति शास्त्र के सर आ गए। कंकाल को देखो, किसकी शरारत है? कक्षा में मौन। कंकाल के 76% लिखा है। 76% किसके हैं? शगुन खड़ी हो गई। सर मेरे। तो यह तुम्हारा कार्टून बनाया गया है, बताओ किसकी शरारत हो सकती है? शगुन। सरस का प्रताप बता देना चाहती थी, पर उसके अंतःकरण में अच्छे इंसान वाली शुद्धता थी। जिसके शरीर में कंकाल नहीं होगा उसने बनाया होगा। बताएं सर, हम बिना स्केलेटन के जिंदा रह सकते हैं? सर को शगुन धीरज वाली लगी। छात्राओं को सरसरी तौर पे देखते हुए बोले, किसी का मजाक बनाना अच्छी सोच नहीं। शगुन ने सराहना की। सर, कंकाल का डायग्राम कमाल का है, बनाने वाली ने मेहनत से बनाया है। सरस तिलमिला गई। कंकाल आदर्श बनने चली है। सर के गमन करते ही बोली, कुछ लोग मोटी चमड़ी के होते हैं, अपमान अनादर सह जाते हैं। कंकाल को हीन बनकर रहना चाहिए, पर उसके मुकाबले पर आना चाहती है। शगुन कॉलेज परिसर, क्लास, कैंटीन, लैब, लाइब्रेरी जहाँ भी होती, सरस उसकी ओर संकेत कर कानाफूसी या हंसी ठट्टा करती। उसने शगुन के समूह की तीनों छात्राओं को उकसाया, तुम लोग कंकाल से अपने दिमाग के लिए पोषण लेती हो क्या? एक ने कह दिया, हाँ, इसलिए हम तीनों शगुन के साथ रहते हैं। जिसे मुफ्त के समोसे आलू बंडे खाने हो तुम्हारे साथ रहे। सरस, पढ़ने में थोड़ा समय लगाया करो, एग्जाम होने वाले हैं। शगुन निष्प्रह बनी रहती। सरस को लगता उसकी अवहेलना कर रही है, बल्कि उसकी उपस्थिति को अमान्य कर रही है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गए, प्रिपरेशन लीव हो गई। वनस्पति शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षा में आया युवा एक्सटर्नल एग्जामिनर रसिक मिजाज का था। सरस की मोहनी सूरत पर मोहित हो गया। वर्णमाला के अनुसार सरस और शगुन की सीट समीप थी। वाइवा में सरस से विषय संबंधी प्रश्न ना पूछ, इधर उधर की बातें करते हुए आंखें उसके चेहरे पे चस्पा किए रहा। शगुन से कई प्रश्न पूछे, उसने सम्यक उत्तर दिए। अद्भुत बात थी, शगुन की तरह सरस को भी 50 में से 49 अंक दे गया। वार्षिक परीक्षा फल अनुमानित ही था। शगुन ने सर्वाधिक अंक अर्जित किए। सरस सभी विषयों में अनुत्तीर्ण। उसके पिता समझ गए उसमें विज्ञान पढ़ने की योग्यता नहीं है। बीए में प्रवेश दिला दिया कि किसी तरह ग्रेजुएशन हो जाए और विवाह कर दें। सरस को विज्ञान की सहपाठिन से ज्ञात हुआ शगुन ने पहले प्रयास में पीएमटी निकाल लिया। कंकाल ठीक जगह पहुंच गई। इतनी दुर्बल है कि उसे जीवन भर दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, अपना इलाज खुद कर लिया करेगी। बीए पूरा करते ही सरस का विवाह रतनपुर के प्रतिष्ठित व्यवसायी के पुत्र जय से हो गया। 3 बहनों के बाद मुंह मांगे इकलौते पुत्र जय की शान शौकत थी। जय उसके रूप की जय जयकार करता। सरस फूले न समाने वाले भाव में होती। सोचती थी, बिजनेसमैन वही खाते पढ़ना ही जानते हैं, पर तुम्हें सराहना करना आता है। वही खाते ही जानना समझना था। तुमसे मिलकर लगा जिंदगी को बही खाते की तरह नहीं, जिंदगी की तरह जीना चाहिए। समझी नहीं, अब समझ में आ रहा है जिंदगी में कितने रंग, स्वाद, खुशबू होती है। वह सुनहरा वक्त था। पौष्टिक खाकर सरस की देह का भूगोल बढ़ गया। 2 बेटियां हो गईं, एक पुत्र का जन्म हो गया। पिता के निधन के बाद जय बिजनेस में अस्त व्यस्त हो गया। बातों के विषय बदल गए। बच्चों की शिक्षा, अम्मा की बीमारी, रूप की बातें खत्म हो गईं। अपनी गति नियति तय करते हुए वक्त लंबी दूरी नाप कर दिल्ली के हार्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर में ठहर गया। लॉबी में मरीजों से संबंधित सूचनाएं ठहर ठहर कर घोषित हो रही हैं। संबंधित मरीज के परिजन सूचना के आधार पर आवाजाही कर रहे हैं। जय की सूचना नहीं मिल रही। सरस मोहताज की तरह बैठी है। पापी मन में संशय उठ रहे हैं, यदि शगुन मौका परस्त निकली, जय को कुछ हो गया तो रेडीमेड गारमेंट्स के इतने बड़े बिजनेस का क्या होगा। बेटा अभी सक्षम नहीं हुआ है,
यह शाम 7 का वक्त है। जय को आईसीयू में शिफ्ट किए जाने की घोषणा हुई। उसे घोषणा सांद्र अंधेरे के पार उदित हो रहे उजास की तरह लगी। चौथे दिन जय को रूम में शिफ्ट कर दिया। इस दौरान शगुन ने उसमें कोई संपर्क नहीं किया। दोपहर में मुस्कुराते से मुख वाली सिस्टर तनकम्मा रूप में आई। हंसकर सरस को नमस्कार किया। मैडम, आप शगुन मैडम की क्लासमेट हो? हाँ, हम दोनों। मैडम का ऑर्डर है, मिस्टर जय की स्पेशल केयर करनी है। यहाँ अच्छी केयर हो रही है। शगुन मैडम और धनंजय सर बहुत होशियार हैं। इन दोनों के कारण हॉस्पिटल फेमस हो गया। शगुन मैम, जिस पेशेंट को हाथ लगा दें समझो ठीक हो गया। सैलरी भी बहुत मिलती है। पैकेज 1 करोड़ है। उनकी कैपेबिलिटी के सामने यह पैकेज कुछ नहीं। कुछ लोगों का टाइम पैसे से अधिक कीमती होता है। ट्रीटमेंट करने विदेश जाती रहती हैं। आपका लक अच्छा है कि दोनों यहाँ हैं। तनकम्मा शगुन की प्रभुता का इस तरह बखान कर रही थी मानो यह उसका व्यक्तिगत गौरव है। सरस को लगा भुरभुरे धरातल पर खड़ी है। सोचती थी कंकाल से कोई विवाह नहीं करेगा, पर प्रेजेंटेबल और दमदार लगने वाले डॉक्टर धनंजय उसके पति हैं। अब तक जय की फिक्र प्रबल थी, जैसे अलग कुछ सोच नहीं पा रही थी। अब चेतन पर पड़ते दबाव के कम होने पर पृथक सोचने लगी। वह वस्तुतः शगुन के सामने खड़े होने की भी औकात नहीं रखती थी। शगुन विराट रूप में है। शगुन से नज़र मिलाकर बात करने का बल उसमें नहीं है। शाम को शगुन और धनंजय आ गए। जय से हालचाल पूछकर इत्मीनान से बैठ गए। शगुन ने आत्मीयता दी। सरस, आज मैंने धनंजय से कहा थोड़ा वक्त निकालो, मुझे अपनी क्लासमेट से खूब बातें करनी है। मेडिकल में जाने के बाद मैं सबसे कट गई थी। झिझक बहुत है, पर सरस को शगुन इतनी अपरिहार्य लगी कि जी चाहा उसके चरण छू ले। शगुन, तुम्हें किस तरह धन्यवाद दूं? ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने अपनी ड्यूटी की है। लग रहा है जैसे तुम जय की प्राण रक्षा के लिए डॉक्टर बनी हो। धनंजय ने सूत्र पकड़ लिया। सरस जी, आप ठीक कहती हैं। शगुन की सूरत देखते ही मरीज को अभयदान मिल जाता है। मुझे तो इनके बिना 2 कदम चलने में कठिनाई होती है। शगुन खुलकर हंसी। सरस को लगा उसी तरह खिल्ली उड़ा रही है जैसे वह उड़ाती थी। मनुष्य अपने भीतर के भाव से नहीं छूट पाता। सरस, मेडिकल में धनंजय कई सुंदरियों की पहली पसंद थे। मुझ कंकाल में पता नहीं क्या देख लिया कि अड़ गए मुझसे शादी करेंगे। सरस के चेहरे में उधेड़ बुन के भाव उभर आए। क्या धनंजय कंकाल वाली अवमानना जानते हैं? क्या क्या जानते हैं? धनंजय उसे ही देख रहे थे। सरस जी, आप ही बताएं, मेरे साथ पार्टीज में सुंदरियां ज़रूर जचती, पर मेरे काम में इतना साथ कैसे देती जितना शगुन देती है? सरस ने पलकें झुका ली। धनंजय शायद सब जानते हैं, इसलिए चुनौती दे रहे हैं। दक्षता के सम्मुख रूप की महिमा नहीं होती। शगुन ने शालीनता बनाए रखी। धनंजय, कुछ अधिक नहीं हो गया? सरस, मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। घर कैंपस में ही है। सिस्टर तनकम्मा जय जी का ध्यान रखेंगी। कल शाम 7 बजे ड्राइवर भेजूंगी। धनंजय को कहीं जाना है। हम सहपाठिने आराम से अपने ज़माने को याद करेंगे। सरस के प्राण पशुपेश में घर बुलाकर एकांत में फुर्सत से जलील करेगी। शगुन का साफ, स्वच्छ, सुविधा युक्त घर। प्रफुल्ल भाव में शगुन। पटकनी खाई सी सरस। योग क्षेम पूछने के लिए स्वरतंत्र नहीं खुल रहा है। शगुन, बहुत सुंदर तस्वीर है। मेरी बेटी और बेटा दोनों मेडिकल कर रहे हैं। हमारा परिवार डॉक्टरों का परिवार बनता जा रहा है। क्या कहूँ शगुन, पता नहीं कैसी बेवकूफ़ी थी जो मैंने तुम्हारी कद्र ना की। माफ़ी ही मांग सकती हूँ। माफ़ी क्यों सरस? तुम ना होती तो शायद मैं यहाँ तक ना पहुँचती। मतलब तुम लोग मेरी खिल्ली उड़ाते थे, मुझे तकलीफ़ होती थी, पर जिद भी मिली कि बुद्धि का भरपूर उपयोग कर जीने का लक्ष्य ढूंढ लूँगी। मैं शर्मिंदा हूँ। कई कुरूप हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम कमाया, इतना नाम कमाया कि लोग उनकी कुरूपता भूल गए, उनके काम को याद रखने लगे। मैंने कुरूपों से प्रेरणा ली। मुझ जैसी कंकाल लोगों को जीवन दान दे रही है, सोचकर शांति मिलती है। सच कहूँ तो बुराई सुनना मेरे बहुत काम आया। बुराई सुनने से सहन शक्ति बढ़ती है। मेडिकल की पढ़ाई करना
डेड बॉडी को देखना, एनाटॉमी समझना आसान नहीं था। कई मेडिकल स्टूडेंट घबरा जाते, जबकि बुराई सुनते हुए मैं मानसिक रूप से मजबूत हो गई थी। शगुन, तुमने जय की जान बचाई। मैं नहीं सोच पाती उसके बिना जीवन कैसा होगा। सरस, मैंने उपकार नहीं किया। इलाज करना मेरा प्रोफेशन है, ड्यूटी है। मरीज ठीक हो जाता है तो यह हम डॉक्टर्स को अपनी व्यक्तिगत जीत लगती है। मरीज को बचा नहीं पाते तो लगता है हम हार गए। सरस रो देगी। कोई इतना सहज कैसे हो सकता है कि अपवाद की तरह लगे। इसे देखकर लग रहा है स्वाभाविक भाव में रहने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बनावटी भाव में रहने के लिए करनी पड़ती है। वह जब शगुन को देखकर तिलमिलाती थी, मानसिक अस्थिरता से भर जाया करती थी। बातें नहीं सूझ रही हैं, किसी तरह बोली, तुम महान पैदा नहीं हुई शगुन, लेकिन मेहनत से महानता को पा लिया। मैं कहीं नहीं पहुंच सकी। इस महान की बात ध्यान से सुनो। जय जी की सर्जरी बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। पेशेंट के एफर्ट्स अच्छे हों तो इलाज करने में आसानी होती है। कुछ पेशेंट ओटी की ठंडक, शांति, तेज लाइट, डॉक्टरों की संख्या देखकर घबराने लगते हैं। जय जी की 6 महीने बल्कि साल भर अच्छी केयर करनी होगी। इन्फेक्शन से बचाना होगा। मेडिसिन, रूम टेम्परेचर, डाइट का ध्यान रखना। कैलोरी को ध्यान में रखने हुए डाइट चार्ट बना दिया जाएगा। अच्छी केयर हो तो रिकवरी जल्दी होती है। ध्यान रखूंगी। डिनर के बाद ड्राइवर सरस को अस्पताल पहुंचा गया। जय को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। बिल के भुगतान के समय कर्मचारी ने बताया, यहाँ कुछ केस में 10% की छूट दी जाती है। शगुन मैम के कहने पे आपको 20% की दी गई है। भुगतान करते हुए सरस को लग रहा था पूरी तरह क्षुद्र हो गई, ऐसी क्षुद्र जिसे माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलता। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करना।